हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों के लिए 24 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। जो प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको निश्चित ही यूपी बोर्ड में जो बायो का सब्जेक्ट ऐड रहता है विज्ञान में, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके 24 में से मैंने पूरे सिलेबस से जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से हैं, मैं अपने 14 साल के आपको एक्सपीरियंस से ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आपको ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग उन क्वेश्चनों को तैयार करके इस साल होने वाली परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो मैं आज लेकर आई हूँ उनमें से आपको अच्छी स्कोरिंग करने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक तंत्रिका कोशिका, इसका चित्र मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। ये आपका चित्र बनाने के लिए हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका को आपको चित्र बनाना है और इसका थोड़ा संक्षिप्त विवरण जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप मेरे 24 तैयार कर लेते हैं तो इनसे आपके 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के, 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन इन्हीं में आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। अगर आप लोगों को जानकारी होगी, आपने पेपर देखे हुए होंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर दिखा होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेंडल के तीनों नियम को आपको उदाहरण के साथ तैयार करने हैं और अगर तीनों नियम नहीं आते हैं तो इसका जो तृतीय नियम है वो हमेशा पूछा जाता है, या फिर जो द्वितीय नियम है उसके बारे में आपसे पूछते हैं। प्रथम नियम इतना बड़ा नहीं है इसलिए उसको अकेले कभी नहीं पूछा जाता है। तो तीनों नियम पूछे जाते हैं या फिर दूसरा और तीसरा नियम पूछा जाता है और विद उदाहरण आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है, या फिर आपसे एक संकर संकरण की व्याख्या जो मेंडल के प्रथम और द्वितीय नियम को फॉलो करता है, या फिर मेंडल का तृतीय नियम द्वि संकर संकरण की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो मेंडल के अगर आप तीनों प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आपको ये वाला प्रश्न आपको 100% पेपर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो पुष्प की संरचना भी मैंने उसमें बताई हुई है आपको शॉर्ट वीडियो में, और निषेचन के बाद में जो भी पुष्प के भाग होते हैं, कौन सा भाग किस चीज़ में कन्वर्टेड हो जाता है और आपके कौन से जो भाग होते हैं जो अनावश्यक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लेसन आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा, तो उसमें ये सारा आपको तैयार करना होगा। ठीक है, ये पुष्पीय पौधों का आपका जननांग है, उसमें आपका प्रश्न ये रखा गया है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न, ओजोन परत अपक्षयन क्या है तथा ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये 5 नंबर की यूनिट आपकी लगी हुई है आपकी इन्वायरमेंट वाली, उसमें से प्रश्न दिया गया है। 5 नंबर के प्रश्न वहाँ से आते हैं आपके, और 20 नंबर की यूनिट में आपके 4 लेसन लगे हुए हैं, बाकी के प्रश्न 20 नंबर के वहाँ से आते हैं। तो 5 नंबर में प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसन ही पूरा 5 नंबर का है। पिछले साल आपके 3 लेसन लगे हुए थे, इस साल आपके 2 लेसन रिमूव हो गए हैं, आपको सिर्फ 1 लेसन पढ़ना है। यही आपका इकोसिस्टम वाला कार्यतंत्र, उसमें से प्रश्न आपका आया हुआ है। तो ओजोन परत का अपक्षयन क्या है तथा ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। अगला, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। ये आपके 20 नंबर की यूनिट में पहला टॉपिक लगा हुआ है पोषण वाला, उसमें से प्रश्न उठाया गया है। हर साल यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र का आपको चित्र तैयार करना है। ठीक है, और उसकी संरचना जो आप चित्र बनाओगे, कौन कौन से पार्ट उसमें है उसका आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। आगे देखिए, इसी में अथवा करके आपका प्रश्न दिया गया है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्र आंत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो पाचन तंत्र ही आपको पूरा तैयार करना है और पाचन तंत्र में जितने भी पार्ट आपके पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं उन सबको आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये पहला टॉपिक आपका है। ठीक है, तो उसमें से प्रश्न आपका लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। आगे देखिए, 6वां क्वेश्चन आपका, परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, पर परागण के लाभ बताइए। ठीक है, तो परागण आपका नर तथा मादा जननांगों में से जब कोई एक पार्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में तब ये परागण क्रिया होती है। यह कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, और पर परागण के आपको लाभ भी इसमें बताने हैं। ये लॉन्ग प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, परागण से आपको एक टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, अगला आपका है, पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पोषण ये फर्स्ट वाले लेसन से आपका लिया गया है, जहाँ से आपने पाचन, एक प्रश्न मैंने पीछे बताया पाचन वाला। ठीक है, तो पोषण, ठीक है, किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको लिखना है। स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखनी है, स्वपोषी पोषण में आप प्लांट के बारे में लिखो, यह कितने प्रकार का होता है वो आपको लिखना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। आगे देखिए, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर लिखिए।
ठीक है। अथवा इसी का एक दूसरा प्रश्न है, ये 4 नंबर में पूछा गया था, श्वसन और दहन में अंतर लिखिए। तो आपको श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि, ठीक है, ब्रीथिंग, ये तैयार करना है, ठीक है, और श्वसन और दहन में अंतर आपको तैयार करना है। ये 4 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। आगे देखिए, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। लिंग गुणसूत्र आपके सेक्स क्रोमोसोम के बारे में इसमें पूछा गया है। और मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, लड़का और लड़की किस प्रकार से अंडाणु शुक्राणु के मिलने से बनते हैं, वो प्रोसेस आपको समझानी है, ठीक है। अगला, वाटसन एवं क्रिक के द्विकुंडल मॉडल का वर्णन कीजिए। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिए, वाटसन एवं क्रिक के द्विकुंडल मॉडल का वर्णन कीजिए, मैं बता चुकी हूँ आपको। आगे, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कायिक प्रवर्धन आपका प्लांटों में होता है, ठीक है, जो जड़ तना होते हैं, ठीक है, उनमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो कितनी विधियों के माध्यम से होता है? प्राकृतिक विधियों के माध्यम से, कृत्रिम विधियों के माध्यम से, वो सारा आपको डिस्क्राइब करना है। अगला, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय या निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर की जो आपकी यूनिट लगी हुई है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उनके बारे में आपको लिखना है और इनसे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी आपको बताना है। ये 5 नंबर का आपका जो लास्ट यूनिट आपकी है, इसमें आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, ये उस लेसन का है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक ही लेसन वहाँ से आएगा। अगला देखिए, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है, फैमिली को प्लान करने के लिए किन किन प्रोटेक्शन का हम यूज करते हैं, वो विधियां आपको परमानेंट वाली इसमें इंक्लूड करनी है। अगला, नलिकाविहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नलिकाविहीन ग्रंथियां मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, इसका वीडियो आपको पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, संरचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो नलिकाविहीन ग्रंथियों में जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, एंडोक्राइन, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, ये सारी ग्रंथियां आ जाएंगी। और मिश्र ग्लैंड में आपकी अग्न्याशय पैनक्रियाज आ जाएगी, ठीक है, वो सब आपको लिखना है। और एक आप चित्र भी उसमें डाल सकते हो नलिकाविहीन ग्रंथियों में, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स का है, जिसमें 2 लोग होते हैं, दोनों लोगों से अलग अलग हार्मोन का रिश्ता होता है, उसका आप इसमें फिगर दे सकते हो। अगला, ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कोई 4 विधियों का वर्णन कीजिए। ठोस अपशिष्ट 5 नंबर का आपका जो टॉपिक लगा हुआ है उससे लिया गया है। ठोस सॉलिड वेस्ट जो आपका रहेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए किन किन मेथड्स को हम प्लान कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में आपको इसमें लिखना है। अब इसमें से अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया था आपका, जिसमें आपका ये आया था, अथवा में निम्न पर टिप्पणी लिखी, जिसमें आपकी अपशिष्ट निस्तारण की जो विधियाँ हैं उनके ऊपर बातचीत करनी थी, या उनकी हेडिंग जो दी गई थी, जो आप लोगों क्वेश्चन में लिखोगे उन्हीं का इन्होंने हेडिंग करके दिया था, किस तरीके से इन पे शॉर्ट नोट लिखा जाता है, वो आपको इसमें तैयार करना है। आगे देखिए, टिप्पणी में किस तरीके से लिखना है, पुनः चक्रण, ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन को जो आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये हेडिंग आपको फिल करनी पड़ेगी। तो वही हेडिंग किस तरीके से पेपर्स में पूछी गई है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहला पूछा गया पुनः चक्रण, दूसरा सैनिटरी लैंडफिलिंग और तीसरा कंपोजिटिंग, ठीक है, तो इनके बारे में आपको तैयार करना है। सीधी बात है, जो आपका ठोस अपशिष्ट होगा उसकी विधियों को आपको डिकम्पोज करने वाली जो होती हैं उनको आपको तैयार करना है, ठीक है, उसी में ये सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये 4 नंबर में, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है आपका 4 नंबर में, ठीक है, हर साल आता है ये, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ठीक है। तो न्यूक्लियक अम्ल में आप डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार करोगे, तो वहीं जस्ट आपको जो न्यूक्लियक अम्ल आपके हैं 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए आपका इंपॉर्टेंट है, डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एवं क्रिक ने इस संरचना को बताया था। तो दोनों में न्यूक्लियक अम्ल जो है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है उसके बारे में आपको तैयार करना है। जब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो उसका डिफरेंस भी आपको, आपने पढ़ा होगा तो उस डिफरेंस को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर में प्रत्येक सारे प्रश्न आता है। आगे देखिए, मनुष्य के श्वसन अंगों की विशेषताएं लिखिए तथा श्वसन एवं दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पीछे भी आपका रिपीट हुआ है, अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो मनुष्य के श्वसन अंगों की विशेषताएं लिखनी, ये आपका जो 20 नंबर में फर्स्ट लेसन पोषण लगा हुआ है उसमें 4 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं उसी में से लिया गया प्रश्न है। श्वसन तथा दहन में अंतर लिखना है और श्वसन अंगों की विशेषताएं लिखनी है। श्वसन में कौन कौन से अंग भूमिका निभाते हैं वो आपको विशेषताएं डालनी है, उनकी क्या विशेषता है। तथा मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि का वर्णन करना है, ठीक है। इसमें आपका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन 2 प्रकार से होता है, तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई होगी तो उससे आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। अगला, भोजन ऊर्जा का स्रोत है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। पाचन तथा पोषण में अंतर लिखिए। तो भोजन भी, ये भी आपका फर्स्ट टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न, तो वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। तो पोषण वाले लेसन से आप भोजन क्या होता है उसको तैयार करना है।
इस कथन की पुष्टि कीजिए, मतलब भोजन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, भोजन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, और पाचन तथा पोषण में डिफरेंस लिखना है आपको, ठीक है, उसी में मिल जाएगा उसी लेसन में आपको ही। आगे पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यह क्रिया पादपों के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका 20 नंबर की जो यूनिट है उसी में से लिया। आगे देखिए, मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। मैंने मस्तिष्क आपको बहुत अच्छे से पूरा विद फिगर और किस मस्तिष्क के किस भाग का क्या कार्य होता है सारा पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे आपको पूरा मेट मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मस्तिष्क की संरचना चित्र भी तैयार करना है और विभिन्न भागों के कार्य भी उसके तैयार करने हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, जंतुओं में अलैंगिक जनन की कोई 4 विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो जनन का लेसन आपको लगा हुआ है उसमें आपके जो एकल कोशीय जंतु होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उनमें किस तरीके से जनन की क्रिया संपन्न होती है उसके बारे में आपको 4 विधियां लिखनी है। 4 विधियों में आपका विखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ये सारी आपकी विधियां हुई, ठीक है। इसके माध्यम से जनन की क्रिया, अलैंगिक जनन की क्रिया जो आपके एकल कोश के जीव होते हैं उनमें संपन्न होती है, उसको डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। अगला, शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो शुक्राणु की संरचना मैंने वीडियो में बताई हुई है, शुक्राणु की संरचना आप तैयार कर सकते हो, पार्ट भी मैंने बताए हुए हैं। ये प्रश्न आपका 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपका 7 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी आपका 7 नंबर में पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला आपका मस्तिष्क वाला 7 नंबर में, ठीक है। आगे, जनसंख्या विस्फोट वाली निबंध लिखिए। तो जनसंख्या विस्फोट जनरल वाले लेसन में ये सबसे लास्ट में टॉपिक लगा हुआ है। जनसंख्या विस्फोट सिंपल सा है, ठीक है। आप निबंध भी जब हिंदी का तैयार करोगे तो जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो जनसंख्या आप ये साइंस में पढ़ोगे तो ये 2 जगह आपका वर्क करेगा। जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती हुई जनसंख्या अगर इसी तरीके से या इसी क्रम से बढ़ती रही तो एक दिन क्या होगा कि विस्फोट हो जाएगा और कई चीज़ों पर इसकी जो कमी है वो आ सकती है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको लिखना है कि जनसंख्या पहले कितनी थी अब कितनी बढ़ गई है और जनसंख्या विस्फोट क्या है, ठीक है, किन कारणों से हो रही है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ये सारी उसमें लेसन में आपकी दी हुई होंगी डिस्क्राइब मेथड के अनुसार, उसको आपको तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 7 नंबर में पूछा हुआ है। आपका लास्ट प्रश्न 24, निम्न पर टिप्पणी लिखो। वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय या इसी को लैंगरहैंस की दूबकाएं कहते हैं, उद्गाम में हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर। अब जो आपकी टिप्पणी वृद्धि हार्मोन जो आपके प्लांट में है, ठीक है, वो आपको लिखने हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। और ये मनुष्य में भी पाए जाते हैं वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन में आपको प्लांट में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये तैयार करने हैं, ठीक है। और वृद्धि को रोकने वाले ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वीडियो में, आप इसको जाके देख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इसका वजन कितना होता है, ये कौन कौन से अग्रपिंड से कौन से हार्मोन निकालती है, फर्स्ट पिंड से कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, ये सब आपको इसमें लिखना है। पीयूष ग्रंथि तैयार कर लेंगे आप, ठीक है, टिप्पणियों में। मिश्र ग्रंथि जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ग्रंथियों वाला टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट किया है ये वीडियो, उसमें जाके आप थ्योरी तैयार कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आता है, लैंगरहैंस की दूबकाएं क्या है उनके बारे में लिखिए। तो मिश्र ग्लैंड, ठीक है, अग्न्याशय या लैंगरहैंस की दूबकाएं, सीधी बात है, आपको अग्न्याशय के बारे में जितनी जानकारी है वो लिखना है, कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, कौन कौन सी सेल्स उसमें होती हैं, कौन सी सेल्स क्या वर्क करती है, ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है। फिर हार्मोन तथा एंजाइम में आपको अंतर लिखना है, हार्मोन और एंजाइम में आप 4 अंतर को तैयार कर लेंगे, ठीक है। जितने प्रश्न मैंने 24 आपको बताए हैं इनमें से अगर आप प्रश्नों को तैयार करेंगे जब पेपर देकर आएंगे तब आप देखना है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको 17-18 नंबर के जो 25 नंबर का पेपर आता है, गारंटी से मैं कह रही हूँ फंसेंगे आपके, ठीक है। तो ये जिस टॉपिक पे आपका कुछ नोट्स नहीं तैयार है या आपको नहीं समझ में आ रहा है या पढ़ा हुआ नहीं है, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आपको वीडियो बना के किस तरीके से थ्योरी आपको मेंशन करनी है, लिखना है, मैं सारा उसमें से करके दूँगी। आई होप मैंने जो प्रश्न आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए 2024 के लिए हाई स्कूल के बच्चों को जो विज्ञान में, वो आपको जरूर पसंद आएगा।